फोन को अपने हाथों में घुमाते हुए खुद से बोलती है, एक दिन मेरे ससुराल वालों को ना मुझ पर गर्व होगा ही। कितनी अच्छी सोशल मीडिया वाली स्टार बहू मिली है उन्हें, जो अपनी रसोई में इतना बढ़िया खाना बनाती है कि लोग खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएं। शाम को घर आते वक्त युवराज शिप्रा की बताई हुई सारी चीजों को ले आता है। खाना खाने के बाद जब सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी शिप्रा युवराज के पास जाती है और बड़े ही रोमांटिक से अंदाज में बोलती है, सुनिए जी, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे अब क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। मैंने वीडियो बना ली है, मेरी वीडियो एडिट कर दीजिए ना। अरे मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था ना कि ये मैं लास्ट बार एडिट कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई वीडियो एडिट नहीं करूंगा। कर दीजिए ना प्लीज, बीवी नहीं हूं क्या मैं आपकी? इतना सा काम भी नहीं कर सकते आप मेरा? सोशल मीडिया वाली बहू की रसोई अगर हिट हो जाएगी तो आपका भी तो नाम होगा ना। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम, मैं तो बिना नाम के ही अच्छा हूँ। अरे आखिरी बार कर दीजिए ना प्लीज, पक्का प्रॉमिस, उसके बाद नहीं कहूंगी। ठीक है कर दूंगा, लेकिन आखिरी बार है ये। पता नहीं कैसी सोशल मीडिया वाली बहू मेरे पल्ले पड़ गई है, दिमाग की दही कर देती है। तुम भी ना। शिप्रा जैसे तैसे करके युवराज से अपनी रेसिपी की वीडियो को एडिट करवा लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और सोशल मीडिया वाली बहू की रसोई की वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत चलती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। बहू, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो अपना वीडियो का तामझाम बाद में करना, पहले मेहमानों के आने की तैयारी कर ले। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? जान जाए पर वीडियो ना जाए। वीडियो तो मैं पहले बनाऊंगी, मेहमान भले ही लेट खाना खा लेंगे। देख बहू, अगर तेरी वजह से मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई ना तो मैं तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी, याद रखना। सुनीता की बात सुनकर शिप्रा हल्का सा मुस्कुराती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद घर में मेहमान आ जाते हैं और शिप्रा उनके लिए तरह तरह का खाना बनाकर रख देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी सभी के बीच बैठी रेखा नाम की औरत बोलती है, खाना तो बढ़िया बनाया है बहू ने, लगता है ज्यादातर वक्त तू अपनी रसोई में ही समय बिताती है। तेरे हाथ का इतना साफ खाना है कि स्वाद ही अलग से दिख रहा है। अरे खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है, आपको तो पता है ना कि मैं YouTube पर वीडियो डालती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पता है मुझे तो कि तू वीडियो बनाती है। तो फिर आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, मेरी वीडियो को लाइक करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही तो मेरा नाम बनेगा। बहू, सबको खाना खाने दे, अपनी सोशल मीडिया वाली बातें तू बाद में कर लेना। अरे बाद में क्यों, इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि शिप्रा कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। आखिर आज इन्होंने सोशल मीडिया वाली बहू की रसोई का खाना खाया है, इसके बदले लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। शिप्रा सभी को बीच में ही खाना खाती हुई रोक देती है और हर किसी का फोन लेकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाती है। कुछ देर बाद मेहमान चले जाते हैं। बहू ये क्या था, ये सब कितना बुरा था। अरे मेहमानों को कम से कम आराम से खाना तो खाने दे दिया होता तूने। मैंने क्या किया, मैं तो बस अपनी थोड़ी सी मदद ही करवा रही थी उन सब से। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसी बहू है। सोशल मीडिया वाली रसोई के चक्कर में तो तू पागल सी हो गई है। हर वक्त तुझे बस चैनल, वीडियो, खाना यही सब नजर आता है। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और गुजरते वक्त के साथ शिप्रा के सर पर अपने चैनल को आगे बढ़ाने का ऐसा भूत सवार होता है कि अब वो सब्जी वाले, पड़ोस वाले, यहाँ तक कि अनजान लोगों का फोन लेकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने लगती है, उनसे बात करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन ये सब कुछ कैसे हासिल कर पाऊंगी? लगता है मुझे कोई और ही तरकीब अपनानी पड़ेगी। तभी शिप्रा अपना फोन उठाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वेलकम टू सोशल मीडिया बहू की रसोई। तो दोस्तों, अब से आप मेरी रेसिपीज देखने के साथ साथ मेरी रेसिपीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे रही हूँ। आप में से जो कोई भी मेरी बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करना चाहता है वो मेरे घर आ सकता है। वीडियो को रिकॉर्ड करके वो अपने YouTube चैनल पर डाल देती है और अगले ही दिन सुबह सुबह बहुत सारे अनजान आदमी उसके घर आ जाते हैं। अरे ये सब लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? अरे इन्हें किसने बुलाया है, इन लोगों को हम नहीं जानते। अरे ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये यहाँ मेरे हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करने आए हैं। बहू
तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ जी, आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को खाना बनाकर खिलाने दीजिए। शिप्रा अनजान लोगों को खाना बनाकर खिलाने लगती है और महीने भर का राशन लगभग एक ही दिन में खत्म कर देती है। अब जैसे ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, तभी शिप्रा बोलती है, अब आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाना भी। फिर मैं ऐसे ही आप लोगों को अच्छा और टेस्टी खाना खिलाती रहूंगी। अरे अरे बिल्कुल करवाएंगे। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब हर दिन उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए कोई ना कोई आता रहता। अब इसके बाद में युवराज शिप्रा का चैनल डिलीट ही कर देता है और शिप्रा कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती। अब मैं क्या करूंगी? ये सब कुछ क्या हो गया? मेरे तो सपने भी चकनाचूर हो गए, मेरा काम भी बंद हो गया। तो फिर कैसा लग रहा है आप सोशल मीडिया वाली रसोई की बहू को? अरे बहू, ये सब लोग बस मुफ्त का खाना खाने आते हैं। इनमें से कोई भी तेरी मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए कहते हैं जो है उसी में सब्र करना चाहिए। लेकिन तू तो बस पलक झपकते ही स्टार बनना चाहती थी। अब चुपचाप अपने घर के काम पर और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और सोशल मीडिया से दूर रहो। शिप्रा अब उदासी भरा मुंह बनाकर बैठ जाती है और फिर कभी वापस से सोशल मीडिया वाली बहू की रसोई को चालू करने के बारे में नहीं सोचती। गुंजन अपनी सहेली की शादी के लिए अपने घर बिहार से दिल्ली आई होती है। शादी के दिन वो खूब सज धज कर तैयार होती है। उसकी सहेली पायल की शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद गुंजन खाना खाने जाती है, जहाँ इतने पकवानों को छोड़कर वो अपनी प्लेट में ढेर सारे चावल और कुछ सब्जियां रख लेती है। उसकी प्लेट को चावल से भरा देखकर वहीं पर खाना खा रहा संजय उसे घूरने लगता है। तभी गुंजन की नजर उस पर पड़ती है। का हो, ऐसे का घूरत हो? कभी किसी लड़की को खाना खाते हुए ना ही देखे हो का? गुंजन की बोली सुनकर संजय उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगता है। अरे अब भी घूरत हो? ओ अरे, तुमसे ही बात कर रहे हैं हम, बहरे हो का? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे कान नाक हाथ मुंह सब ठीक है। वो मैं आपके प्लेट में हद से ज्यादा चावल देख के हैरान हो गया। मतलब इतने चावल लिए हैं तो 2-4 पूरियां भी ले लीजिए। बात ऐसी है कि ये चावल हमरे पेट में जाएगा, ना कि आपके, और हमको चावल ज्यादा पसंद है तो हम वही खाएंगे। अब घूरना बंद कीजिए, हमारे खाने पर नजर लगाएंगे का? नहीं नहीं, मैं क्यों नजर लगाऊंगा, मेरी तो नजर तुम पे ही टिक चुकी है। गुंजन अपने खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुंजन से पहली मुलाकात के बाद से ही संजय के दिल की घंटी उसके लिए बजने लगती है, जिसके बाद से वो गुंजन से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है। 2-3 बार उससे मिलता भी है, लेकिन गुंजन उसे भाव नहीं देती। पर संजय हार नहीं मानता और कुछ दिनों बाद संजय को गुंजन की सहेली से पता चलता है कि गुंजन बिहार वापस जाने वाली है। तो वो रेलवे स्टेशन पर जाकर गुंजन से अपने दिल की बात करता है। अच्छा हुआ ट्रेन छूटने से पहले आ गए, वरना हम तो निकल जाते ना बिहार। तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करेंगे, बस हमरे माँ बाबूजी को मना ले आओ। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को मना लूंगा। उसके इतना कहते ही गुंजन संजय के गले लग जाती है। समय बीतता है और गुंजन अपने माता पिता को शहर बुलवा लेती है। तो वहीं संजय भी अपनी माँ कसूती को गुंजन के बारे में बताता है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है, जिसके कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सुबह के समय गुंजन सबके लिए रोटी सब्जी बनाती है और अपनी सास कसूती को परोसती है। रे बहू, ये कौन से जानवर के लिए रोटी बनाई सी तने? इतनी मोटी रोटी इंसान ना खाते। कैसी बात करत हो सासू माई? अरे हमरी अम्मा तो हमको ऐसे ही रोटी बनाना सिखाई है, और तनिक खा कर देखो, स्वाद आ जाई तो का। एक तो तेरी बातें मारे पल्ले ना पड़े से, ऊपर से यो भैंस जैसी रोटी मेरे तो चबाई ना जावेगी। वैसे ही मेरे ज्यादा दांत कोनी, जो है वो भी इसको खाकर ना बचेगी। गुंजन, वो मेरी माँ को पतली रोटी खाने की आदत है, तो तुम आगे से ध्यान रखना। ठीक है। कसूती ने सुबह का नाश्ता नहीं किया। ये सोचकर गुंजन दोपहर के खाने में चावल दाल बनाने के लिए रसोई में पहुंचती है। फटाफट से सासू माई के लिए मस्त दाल चावल चोखा बना देते हैं। उनका पेट भी भर जाएगा और हमको दाल चावल खाने को भी मिलेगा। गुंजन दाल कुकर में डालकर चढ़ा देती है और रसोई में चावल ढूंढने लगती है।
कुछ ही देर में दाल बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पूरी रसोई में कहीं चावल नजर नहीं आते। तभी उसके हाथों एक डिब्बा गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी सास रसोई में चली आती है। क्या बात होगी? क्यों दोपहर के समय बर्तन खनका रही है बहू? सासू माई, पहले हमको ये बताइए कि ये चावल कौन से कोना में छुपा कर रखी हैं आप? मतलब दाल बनकर तैयार हो गया है और आधा घंटा से हम रसोई में चावल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। चावल? अरे हमारे घर में चावल होते कब है? कोई खाता ही नहीं चावल घर में। क्या कहा आपने? घर में कोई चावल नहीं खाता है? अरे दादा, तो का रोटी खाकर जिंदा रहत हो सासू माई, मतलब चावल नहीं है। गजब बात है। इसमें के गजब की बात हो गई? चावल ना खाते तो ना खाते, इब शोर कम कर, आधी नींद से जगा दिया तूने। इससे पहले कि गुंजन आगे कुछ कहती, कसूती उबासियां लेते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके ससुराल में कोई चावल नहीं खाता। ये बात सुनकर गुंजन हैरानी में पड़ जाती है। अब इस दाल का क्या करेंगे हम? माता रानी, चावल बिना ससुराल में हम बिहारी को काहे भेजे? बिना चावल के हमरा गुजारा कैसे होगा? गुंजन को तब खाने की चिंता होने लगती है। दोपहर में तो किसी तरह गुंजन खुद को समझा लेती है, लेकिन शाम को वो घूंघट करके नुक्कड़ की दुकान पर चावल लेने के लिए पहुंच जाती है। ए भैया जी, तनिक 2 किलो बढ़िया बासमती चावल तोल दीजिए। अरे बोली से तो बिहारी लागत हो, कहीं कसूती बहन जी की बहुरिया तो नहीं हो? सही पहचाने हैं भैया जी, लेकिन एक बात बताइए, हमारी सासू माई कभी राशन में चावल नहीं ले जाते का? बिल्कुल नहीं। हाँ, घर में मेहमान आ जाते हैं तो लेके चली जाते हैं, वरना वो चावल नहीं लेती हैं। हमको भी आज ही बात पता चला, इसलिए चावल लेने चले आए। आज तो हम चावल बना कर रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देते हैं। गुंजन चावल लेकर पहुंच जाती है और रात का खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ ही देर में संजय ऑफिस से घर लौटता है तो उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी देर बाद गुंजन सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल चोखा परोस देती है और अपने घर में चावल बने देखकर संजय और कसूती दोनों गुंजन को घूरने लगते हैं। अरे घूरिए नहीं, खाइए, बहुत मजेदार बनाए हैं हमने। बहू, यो तने क्या कर दिया? चावल बना के रख दिया। अरे कौन खावेगा इस चावल ने? हम सभी खाएंगे सासू माई। तू बावरी हो गई के? अरे मैंने चावल खाने की मनाही से मैं चावल खाना तो दूर की बात से देख भी ना सकूं, क्योंकि जब देखूं हूँ मेरा मन खाने को कर जाता। हाँ तो खाइए ना, खाने के लिए ही तो बनाए हैं। देखिए सासू माई, हम ठहरे बिहारी, बिना चावल के हमारा तो खाना अधूरा है, इसलिए चावल तो जरूरी है। गुंजन, हमारे घर में चावल कोई नहीं खाता, क्योंकि माँ को डॉक्टर ने मना किया है खाने से। कोई बात नहीं, हम और तुम खा लेते हैं। सासू माई के लिए रोटियां सेक देते हैं। बिल्कुल ना, मैं खाने में यो भेदभाव ना सहूंगी। जो मैं खाऊंगी वही थम दोनों भी खाओगे, और इस घर में चावल आज के बाद मन्ने दिखने ना चाहिए। तभी कसूती चावल उठाकर पड़ोस वाली के घर दे आती है। ये देखकर गुंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी ठान लेती है कि जब तक घर में चावल नहीं बनेंगे वो कुछ भी नहीं खाएगी और घर का एक भी काम भी नहीं करेगी। समय बीतता है। गुंजन सारा दिन घर में इधर उधर करती, लेकिन भूल कर भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये सब देखकर संजय गुंजन को समझाता है। गुंजन, तुम जिद पे क्यों आ रही हो? अरे हो दादा, अरे भला एक बिहारी चावल खाए बिना कैसे रह सकत है? चावल बिना ससुराल में इस बहोरिया का गुजारा ना हो पाएगा सजनवा। गुंजन, माँ का शुगर कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें 3 महीने तक चावल, मिठाई और मीठी चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है, जिसके कारण घर में ऐसी चीजें आती भी नहीं है और ना कोई बनाता है। इसीलिए तुम भी ये चावल ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे दैया, मतलब सासू माई के चलते हमको चावल का त्याग करना पड़ेगा। कौन मुसीबत दे दिए हो भगवान। गुंजन संजय की बात को मानकर अपनी जिद को छोड़ देती है और घर का काम करने लगती है और घर में रोटियां ही बनाया करती, लेकिन चावल के बिना गुंजन मन से खाना नहीं खाती थी। ये देखकर कसूती को गुंजन पर तरस आ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी बीमारी के चलते अपने बहू बेटे को उनकी मनपसंद की चीजें खाने ना देकर बहुत गलत कर रही है। जिसके बाद अगली रोज कसूती खुद छोले चावल बनाकर परोसती है
तो गुंजन हैरान होकर देखती है। सजनवा, ये चावल, हमरे ससुराल में चावल, कहीं हम सपना तो नहीं देखत हैं? सपना ना हकीकत है यो। मैंने बनाए हैं चावल। अब मेरी खातिर तने चावल खाने छोड़ दिए तो थारे खुशी खातिर मैंने चावल बना दिए। मैंने एहसास हुआ कि मैं ठीक ना कर रही, इसीलिए तेरे ससुराल में भी चावल बनेंगे। अब कभी कभी मन करे तो खा ले। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजन के चेहरे पर जो खुशी छलकती है वो उसे बयां नहीं कर पाती और खाना शुरू कर देती है। अपनी बहू को खुश देखकर कसूती भी बहुत मुस्कुराती है। बंसीपुर गांव में हरिया अपनी बूढ़ी माँ लता के साथ रहा करता था। हरिया बेहद ही आलसी था। वो ना तो समय से कभी उठता, ना ही समय से अपना कोई भी काम करता। एक रोज सुबह सुबह लता अपनी बेटी को सोता हुआ देखकर, इस आलसी को मैंने कितनी बार कहा है, गिनती की 15 भेड़ें तो बची है, उनकी देखभाल अच्छे से करे, लेकिन नहीं, इस लड़के से तो वो भी नहीं होता। कौन? अरे कौन है? माँ आप? माँ ये क्या तरीका है उठाने का? यही सही तरीका है तुझे उठाने का, वरना तू है कि पूरा दिन पड़ा रहेगा अगर तुझे उठाया ना जाए तो। तुझे नहीं उठाऊं ना तो तू उठने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, सुबह के 12 बज गए। अरे मुझे भेड़ों को भी तो चराने के लिए लेकर जाना है और उनका दूध भी निकालना होगा। मैं इतना लेट कैसे हो गया आखिर? भेड़ों का दूध मैंने निकाल लिया है, बस तू अब ये खाना खा ले और भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चलता बन। क्या किस्मत हो गई है, सुबह से रात हो जाती है इन भेड़ों के साथ। ना कभी दोस्तों के साथ घूमने को मिलता है, ना गांव की कोई लड़की भाव देती है। हाँ, क्यों नहीं। अब तो जैसे आलसी गरड़िया को लड़कियां भी भाव देकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। हाँ, मैं ही तो एक हूँ जो पूरे गांव में सबसे निकम्मा हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि फिलहाल तू भेड़ों को चराने के लिए ले जाए। वो बेचारी भूखे प्यासे चिल्ला रही है। पर हरिया उठता है और अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए हरिया को जग्गू अपनी भेड़ लाता हुआ दिखता है। अरे हरिया, क्या बात है, बड़ी जल्दी तू अपने भेड़ों को चराने ले जा रहा है भाई। देख मैं तो अपनी भेड़ों को चरा भी आया हूँ। अच्छी बात है, जा अब जाकर चौराहे पर जुआ खेलता मिल। लगता है तू वहीं अपनी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा है जहाँ से मैं अपनी भेड़ों को चारा करा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, मेरी भेड़ों ने उस इलाके की हरी हरी घास अच्छे से चर ली है। इसे ना जाने कहाँ से पता चल जाता है कि आज मैं अपने भेड़ों को यहाँ लेकर आने वाला हूँ। उससे पहले ही ये अपनी भेड़ों को लेकर आ जाता है। अब हरिया पहाड़ी की तरफ वाले जंगल की तरफ बढ़ता है और अपनी भेड़ों को वहाँ छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खाना खाने के बाद ठंडी ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ जाती है। नींद तो काफी अच्छी आई है, लेकिन ये क्या, दोपहर से शाम हो चुकी है और ना जाने मेरी भेड़ें कहाँ चरते चरते निकल गई होंगी। मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। ना जाने क्यों मुझे मेरी कोई भी भेड़ नजर नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कोई जंगली जानवर अपना शिकार बनाकर ले गया होगा तो माँ तो मुझे बहुत मारेगी। लेकिन मेरी 1-2 भेड़ थोड़ी है, पूरी 15 भेड़ें हैं। जरूर वो जग्गू मेरी भेड़ों को चुरा कर ले गया होगा। अब उदास होता हुआ हरिया अपने घर पहुंचता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आप मुझे मार लो पीट लो, मैं इसी लायक हूँ। आप सच कहती थी माँ, मैं बहुत निकम्मा हूँ, किसी भी काम का नहीं हूँ मैं। अरे लेकिन हुआ क्या है?
क्यों इतना रोने धोने का नाटक लगा रखा है तूने? अरे नहीं माँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सचमुच में रो रहा हूँ। मेरे आलस की वजह से मेरी भेड़ों को कोई उठाकर ले गया, या फिर उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे सच में नहीं पता माँ, वो सब कहाँ चली गईं। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर और जाकर हाथ मुंह धो ले। तेरी भेड़ों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। और मुझे ये सारी भेड़ें जग्गू ने ला कर दी है और कहा है कि उसे ये सारी भेड़ें पहाड़ी वाले जंगल में मिली थी, लेकिन उसने तुझे कहीं नहीं देखा। कहाँ था तू? माँ, ये सब मेरे ही आलस की वजह से हुआ है। मैं अब से किसी भी काम में बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगा। हरिया एक पल को बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है, तो उसकी माँ भी हरिया को सारी बातें बताती है, जिसके बाद हरिया की जान में जान आती है। अब अगली रोज हरिया सुबह जल्दी उठकर भेड़ों का दूध निकाल अपनी भेड़ों को चराने ले जाने की तैयारी करता है। क्या बात है हरिया, आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गया। और ये क्या, तूने तो भेड़ों का सारा दूध भी निकाल दिया और उसे नहला भी दिया। हाँ माँ, तुम खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना दो, मैं भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता हूँ। अरे रे, मेरा कपूत कब सपूत बन गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा राजा बेटा, अभी बना देती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म खाना। इतना बोलकर लता कुछ समय बाद ही हरिया को एक कपड़े की पोटली में खाना बांध कर देती है, और हरिया भी खाना लेने के बाद ही अपनी भेड़ों को जंगल की तरफ बढ़ाता है। तभी कुछ दूर